हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का 1000 VBI ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये फिजिक्स का हम लोग आज 9वां नंबर का क्लास लेकर आया हूँ। तो इससे पहले हम लोग फिजिक्स का 8 क्लास कर चुके हैं और जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके देख लें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो यदि दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ऑप्शन ए आपके पास दिया हुआ कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल के बराबर। ऑप्शन बी आपके पास कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के बराबर। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कुल आवेश बटे कुल आयतन के बराबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुल आवेश गुना कुल आयतन के बराबर। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो आपका कुल आवेश और बटे में कुल क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 42.5। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 80। यानी कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो 80 के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। ऑप्शन ए आपके पास एक्स वाई तल की दिशा में, ऑप्शन बी एक्स जेड तल की दिशा में, ऑप्शन सी वाई जेड तल की दिशा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहीं भी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाई जेड तल की दिशा में। तो चलिए नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी धनात्मक और समरूप होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी धनात्मक और असमरूप होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक और समरूप होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 5 को। नंबर 5 है हमारा, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ऑप्शन ए आपके पास पी क्रॉस ई, ऑप्शन बी आपके पास पी डॉट ई, ऑप्शन सी आपके पास ई क्रॉस पी, ऑप्शन डी आपके पास पी अपॉन ई। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पी क्रॉस ई। यानी कि इस तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में यदि पी द्विध्रुव आघूर्ण को रखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल जो होगा वो आपका पी क्रॉस ई के बराबर होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी विद्युत फ्लक्स यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए CV², ऑप्शन नंबर 1/3 CV², ऑप्शन नंबर डी 1/4 CV²। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ½ CV²। यानी कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो है वो ½ CV² के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो है वो आपका W बराबर PE × 1 - cos थीटा के बराबर होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, W बराबर PE × 1 - cos थीटा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए आपके पास 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4। यानी कि किसी भी प्रभावी धारिता को 4 धारिता पर आवेश होगा। यानी कि एक सर्किट आपके पास दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसकी धारिता, ऑप्शन ए आपके पास 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोकूलम, ऑप्शन बी 12 माइक्रोकूलम, ऑप्शन सी 6 माइक्रोकूलम, ऑप्शन सी 36 माइक्रोकूलम। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18 माइक्रोकूलम।
तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। ऑप्शन ए आपके पास 3C, ऑप्शन बी 3/C, ऑप्शन सी C/3, ऑप्शन डी 1/3C। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी C/3। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 माइक्रोफैराड, ऑप्शन सी 1 कूलम्ब, ऑप्शन नंबर डी अनंत। का सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 माइक्रो कूलम्ब। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहनी चाहिए। ऑप्शन ए आपके पास विभवांतर, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी विभवांतर और धारा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विभवांतर, यानी कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में जो राशि समान होना चाहिए वो आपका विभवांतर हमेशा समान होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो आपका जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि τ बराबर RA/L। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर नंबर 15 को देखते हैं। 6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इससे जो आपका प्रवाहित फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा, धातु से बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो इससे जो आपका ऊष्मा उत्पन्न होगा वो आपका 2800 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले हॉप का बिंदु नियम यानी कि पॉइंट रूल पालन करता है। ऑप्शन ए आपके पास ऊर्जा की संरक्षणता का सिद्धांत, ऑप्शन बी आवेश की संरक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन सी संवेग संरक्षता का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान की संरक्षण का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान की संरक्षता। पॉइंट रूल है वो आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी वोल्टता, ऑप्शन डी विद्युत वाहक बल। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, यानी कि परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 24 वाट के बराबर होगा, यानी कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को यदि श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो उसका जो पावर होगा आपका वो फाइनली पावर उसका 24 वाट के बराबर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन ए आपके पास कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी कूलम्ब पर वोल्ट, ऑप्शन डी कूलम्ब मीटर। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब मीटर स्क्वायर, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः A, 2A तथा 6A है, उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। तो इसका जो आपका अनुपात होगा वो होगा आपका 1:2:6 के बराबर, यानी कि
उसका क्षेत्रफल और उसका अनुपात भी आपका बराबर ही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विभिन्न सूत्र है। तो इसका जो सूत्र होगा वो आपका M0L0T, M0L0T के बराबर हो जाएगा। यानी कि RC का जो विभिन्न सूत्र है, R का भी आपका सेम ही होगा और C का भी आपका सेम ही होगा, यानी कि M0L0T दोनों का बराबर ही होता है। ML2T-1 के बराबर होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर उत्तर और भौगोलिक वामयोत्तर के बीच के कोण को कहा जाता है। यानी कि चुंबकीय वामयोत्तर और भौगोलिक वामयोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसके बीच के कोण को हम लोग चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। याद रख कीजिएगा आप लोग, चुंबकीय वामयोत्तर और भौगोलिक वामयोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण M की जो दिशा होती है वो आपका दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर, फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, 5 टेस्ला। तो 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र कौन प्रेरकत्व का मात्रक होता है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी गॉस। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेनरी, यानी कि अन्योन प्रेरकत्व का जो आपका मात्रक होता है वो हेनरी होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओम, यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर पाई, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100 पाई, ऑप्शन डी 100। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 के बराबर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। तो इसका जो वोल्टेज मापा जाएगा आपका वो एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग के द्वारा मापा जाएगा। यानी कि एक प्रतिरोध के आर पार यदि प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जाएगा तो वो आपका किसके द्वारा मापा जाएगा? तो एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग के द्वारा ही मापा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध है। तो इसके बीच जो संबंध होगा वो आपका IRMS बराबर 0.707 I0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो शक्ति गुणांक के लिए जो आपका संबंध सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुणांक बराबर तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स किरण भाग में। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। दोस्तों, यदि आप लोगों को यह क्लास हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको
क्लास 12th का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हुआ नहीं है, तो दोस्तों आप लोग चिंता न करें, वो भी बहुत जल्द आएगा और आपको लगभग सब्जेक्टिव सब तो दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए